नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक कर लेते हैं खबरों का फटाफट अंदाज में। सीएम मनोहर लाल ने करनाल दौरे के दूसरे दिन 190 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल ने 156 करोड़ की लागत से बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। गुरुग्राम के बाद अब करनाल हरियाणा का दूसरा जिला बन गया, जहां पर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से हाईटेक हो गई। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा पत्रकार संघ की सामरिका का विमोचन किया और संघ के अध्यक्ष केवी पंडित ने मुफ्त कैशलेस बीमा सुविधा देने की मांग की। गुरुग्राम शहर की निगरानी सीसीटीवी से होगी, जिसके साथ ही शहर की व्यवस्था और सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा। सीएम मनोहर लाल ने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बनाने की घोषणा की है और एडीसी के नेतृत्व में बनी विजिलेंस कमेटी स्थानीय भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायतों की जांच करेगी। हिसार के मिलेनियम पैलेस में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जेजेपी के तीसरे स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जेजेपी के तीसरे स्थापना दिवस कार्यक्रम कमान डीएसपी अभिमन्यु ने संभाली है। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हिसार के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पुलिस कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, इसलिए सरकार ने संयम से काम लिया। पिछली सरकारों ने आंदोलन के दौरान किसानों की जान ली। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार की वजह से अधिकतर नौकरियां कोर्ट में लटकी हैं, जबकि हमारी पर्ची खर्ची का खेल खत्म किया। सिंगी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई है। बैठक में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत, दर्शन पाल, योगेंद्र यादव समेत अन्य किसान नेता पहुंचे। बैठक में एमएसपी पर कमेटी के लिए 5 नामों की सहमति बनी है। एमएसपी को लेकर यह कमेटी सरकार से बातचीत करेगी। कमेटी में युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, बलवीर राजेवाल और अशोक धवाले, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को शामिल किया गया। किसानों का आंदोलन अभी भी जारी रहेगा और अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। सोनीपत में राकेश टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिख विरोधी पार्टी है जो मुकदमा चलाओ भर्ती करो अभियान चला रही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनने के बाद किसान आंदोलन से उठेगा और सभी के पास शहीद किसानों की लिस्ट है। कुरुक्षेत्र भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक पंजाब हरियाणा के किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे। 3 कृषि कानून रद्द होने के बावजूद टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। एमएसपी की मांग ने किसानों को बॉर्डर पर रोक रखा है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने एमएसपी को कानून दर्जा देने की मांग पर प्रदर्शन किया। किसानों ने बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक पर टिकरी बॉर्डर के आंदोलन मंच तक मार्च निकाला। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसान आंदोलन अब खत्म होगा। किसानों की मांगों को सरकार ने मान लिया है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित हो रही अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में उस वक्त खुशनुमा माहौल बन गया जब एक नन्ही बच्ची ने बड़े प्यारे से कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु श्रृंगला को हक कर लिया। इसके बाद इस नन्ही बेटी के प्यार को देखकर एसपी ने भी खूब प्यार दुलार किया और यह दृश्य देखकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पर्यटक काफी खुश हो गए और किसी ने इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद कर लिया। दोनों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और हर किसी ने इस वीडियो को लाइक शेयर किया। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक हफ्ते में कलाकारों को स्टॉल्स नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में अपनी गायकी की यादों को तरोताजा करने के लिए ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर मंताज पहुंचती है। गायिका ब्रह्म सरोवर के तट पर अपने चाहने वालों के साथ अपनी सुरीली आवाज को साझा कर रही थी। उसी समय उनकी आवाज को कैमरों में किसी ने कैद कर लिया और एकाएक ये आवाज वायरल हो गई। कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी संस्कृति और कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं दूसरे राज्य से आए शिल्पकारों का कहना है कि गीता जयंती ही एक ऐसा माध्यम है जहां पर अपने हाथों से बनी कलाकृतियां का केंद्र लोगों को दिखा सकते हैं। जम्मू कश्मीर से पश्मीना शाल बेचने आए बशीर अहमद कह रहे हैं कि यह शॉल लगभग 40,000 से शुरू होकर 2 लाख तक की है।
वहीं पीतल की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार राजू का कहना है कि कोरोना के समय में कलाकारों ने जो मूर्तियां बनाई थी सब घरों में बंद होकर रह गई थी, मगर अब वह लोग बाहर निकले हैं तो जाहिर है कि उनकी कला को भी लोग खरीदेंगे। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में राजस्थान के जयपुर से आए अशोक कुमार की भेलपुरी के लोग दीवाने हो गए हैं। लोगों का कहना है कि उनकी भेलपुरी इतनी चटपटी है कि हम उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं अशोक कुमार ने भी कहा कि लोग उनकी भेलपुरी बहुत पसंद कर रहे हैं। अशोक कुमार पिछले 8 से 10 वर्षों से गीता महोत्सव में अक्सर आ रहे हैं और इस बार भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें मिला। अशोक कुमार सूरजकुंड, प्रगति मैदान, बेंगलुरु और देश के कोने कोने में भेलपुरी का स्टॉल लगाने के लिए जाते हैं। हरियाणा में दिव्यांग कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने कहा है कि दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि पंचकुला में 5 एकड़ में 37 करोड़ 70 लाख से दिव्यांगों के लिए लाइफ सेंटर बनेगा। फरीदाबाद में नगर निगम की तरफ से एनआईटी जोन में सफाई का मेगा ड्राइव चलाया गया है। इस दौरान सड़कों से अतिक्रमण को भी हटाया गया। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुकाबले करने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की गई है। गुरुग्राम में सभी कमर्शियल और रेसिडेंस बिल्डिंग में कर्मचारी और वहां के रहने वाले लोगों को दोनों डोज लग चुकी है और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को एक सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए हैं जिसमें सुनिश्चित हो पाएगा कि इन लोगों को दोनों डोज की वैक्सीन लग चुकी है। एमएल्स मॉल में अब तक सभी दुकानदार और कर्मचारियों को दोनों डोज लग चुकी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बियंस मॉल को एक सर्टिफिकेट दिया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस एलएनजेपी अस्पताल में सामने आया। यह मरीज तांजनिया से लौटा था। इस मरीज को अलग से वार्ड में आइसोलेट किया हुआ है। मंत्री सत्येंद्र जैन अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले सभी 17 मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का देश में एक और केस मिल गया है। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटा शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 782 नए मामले सामने आए हैं और 14 मरीजों की मौत हो गई। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले सामने आने के बाद जिसके बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है। तमिलनाडु में, सिंगापुर में और यूके से लौटे 2 और यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जिन्हें क्वारंटीन किया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात है कि किसी की मौत नहीं हुई। ओमिक्रॉन आईएमएफ प्रमुख ने दी चेतावनी और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वैश्विक आर्थिक विकास में सेंध लगा सकता है। ओमिक्रॉन दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अब तक कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है, लेकिन इसके कारण अभी तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई। पंजाब में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हो गई है। मुख्य सिविल सर्जन ब्रह्मदीप सिंधु ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अस्पताल में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। भिवानी में प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 के पार दर्ज किया गया। फरीदाबाद में प्रदूषण की वजह से दमा के मरीजों को परेशानी हो रही है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 के पार दर्ज किया गया। गुरुग्राम में प्रदूषण की वजह से आबोहवा बेहद खराब हो गई, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 के पार दर्ज किया गया। रोहतक में प्रदूषण की वजह से आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 के पार। सोनीपत में प्रदूषण की वजह से आबोहवा खराब और एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 के पार। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल 363 तक। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते सरकार ने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है, लेकिन अभिभावक और स्कूल संचालक इस बात से संतुष्ट नहीं है। अभिभावक और स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार धरातल पर काम न करने के स्कूल बंद कर रही है और जिससे बच्चों को पढ़ाई में खासा असर पड़ रहा है। फरीदाबाद में यूरिया की सप्लाई समय पर नहीं होने से चलते किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है।
किसान खाद्य खरीद सेंटर पहुंचकर यूरिया की डिमांड कर रही हैं, लेकिन उन्हें वहां से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि खाद सेंटर पर पिछले कई दिनों से यूरिया खाद खत्म हो चुकी है, लेकिन सेंटर संचालक ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि खाद कब दोबारा आएगी। वहीं खाद सेंटर संचालक का कहना है कि खाद की जो रैक उनके पास आई थी वो खत्म हो चुकी है। अगली रैक जब भी आएगी किसानों को यूरिया दे दिया जाएगा। फतेहाबाद में रतिया कॉलेज में छात्रों को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रतिया के बस स्टैंड से लेकर केटी और महिला कॉलेज तक बस सेवा की कमी है। छात्रों का कहना है कि इसे लेकर वो कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार हंगामा करने पर सेवा बढ़ा दी जाती है, लेकिन बाद में बस कम कर दी जाती है। छात्रों का कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कॉलेज के गेट पर ताला लगाया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। आम जनता की शिकायतों का समय पर निपटारा करने के लिए शुरू की गई डायल 112 सेवा मददगार साबित हो रही है। फरीदाबाद में 52 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल लगे हुए हैं और शहरी क्षेत्र में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 20 मिनट में शिकायत मिलने पर पहुंच जाते हैं। फरीदाबाद पुलिस को सरकार ने मेडल देकर सम्मानित किया है। कंट्रोल रूम में जिला रेडियो अधिकारी का कहना है कि 98% से भी ज्यादा उनके वाहन समय पर कंप्लेंट के पास पहुंचते हैं। मनरेगा के तहत काम करने वाले 60 से 70 मजदूरों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। इस दौरान खफा मजदूरों ने बीडीपीओ कार्यालय पहुंचकर जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने ग्राम सचिव के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूरों का आरोप है कि ग्राम सचिव रुका हुआ वेतन जारी करने की एवज में 25% रिश्वत मांग रहा है। बीडीपीओ सुमित चौधरी ने प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई करते हुए वेतन जारी किया जाएगा। फरीदाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में छात्र छात्राओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय में कॉलेज के टाइम टेबल के बदलाव को लेकर ज्ञापन दिया। कॉलेज में छात्राओं का कहना है कि सभी क्लासेस पहले इवनिंग में 3 बजे से 8 बजे तक लगाई जाती थी, अब इसे बदलकर 5 बजे से 9 बजे तक कर दिया गया है। छात्राओं का कहना है कि सभी छात्राएं अलग अलग जगहों से आती हैं। अगर वह रात्रि के 9 बजे क्लास खत्म करके जाएंगी तो उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। SCERT गुरुग्राम के विज्ञान प्रसार कार्यक्रम के तहत कुरुक्षेत्र में मोबाइल साइंस वैन की शुरुआत की गई। मोबाइल साइंस वैन के जरिए सरकारी विद्यालयों में बच्चों के विज्ञान के संबंधी जानकारियां दी गई। फरीदाबाद में बीके हार्डवेयर रोड के दोनों तरफ दुकानदारों द्वारा लगाए गए पक्के प्लेटफॉर्म को नगर निगम ने जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। इस तोड़फोड़ के विरोध में दुकानदारों ने भारी रोष देखा गया, लेकिन नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने अपनी कार्रवाई को जारी रखा। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने मछली व्यापारी से फिरौती मांगने के आरोप में 23 वर्षीय सचिन उर्फ कालू को गिरफ्तार किया। आरोपी कुख्यात गैंगस्टर कौशल के नाम पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। गैंगस्टर के खौफ का फायदा उठाने के लिए गैंगस्टर के नाम का इस्तेमाल किया गया था। पानीपत में 23 साल के युवा व्यवसायी अमन ने शनिवार को अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर गार्ड मौके से पहुंचा। अमन को आनंद फानन में पानीपत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि अमन पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। पानीपत में टायर पंक्चर होने से ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित हो गई और ईंटें गिरने से 40 फीट नीचे खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार बिल्कुल सुरक्षित रहे। कैथल में महिला एएसआई से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी को सीआईए पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को भागने में मदद करने वाले एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पानीपत के सेक्टर 25 में खेतों में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव बरामद हुआ है, जिसको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फरीदाबाद में बाईपास चांदवाली पुलिस के पास गड्ढे में एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। करनाल के गोंदर में 25 वर्षीय युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते गुरुवार शादी समारोह में गोली मारकर हत्या कर दी थी। गुआना के भैंसवाला गांव में एक ग्रामीण के अज्ञात लोगों ने पीट कर हत्या कर दी और शव लाट गांव के तालाब में फेंक दिया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया और मामला दर्ज कर जांच में शुरू की। रेवाड़ी के बुढ़ाना गांव के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। कैथल में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को कब्जे में 20 लाख रुपए की 815 ग्राम हेरोइन बरामद की है। नशा तस्करी में प्रयोग की गई स्कूटी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस ने एक आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चक्रवर्ती तूफान जवाद की आहट से ओडिशा के पुरी में बारिश जारी है। चक्रवर्ती तूफान जवाद को लेकर एनडीआरएफ की 64 टीमें तैनात की गई हैं। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने शनिवार को एक कठिन मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को हराकर BWF विश्व टूर फाइनल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। विश्व चैंपियन और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने यह रोमांच भरा मुकाबला 21-15, 15-21 और 21-19 से जीत लिया। पीवी सिंधु आज फाइनल में कोरिया की एन सेयंग से भिड़ेंगे, जिन्होंने थाईलैंड की वॉनवावी चोचुवोंग को दूसरे सेमीफाइनल में 25-23, 21-17 से हराया। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 4.05 करोड़ का बिजनेस किया।